और अधिक एपिसोड सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्र अर्जुन का 5 पावर लेवल देख सकते थे और उससे निचले लेवल के छात्र अर्जुन से दूर रहना चाहते थे। जैसे ही कैंटीन की टेबल पर खाना आता है, सार्थक को वहां पर जो कुछ भी खाने का दिखाई दिया वो उसे हड़बड़ी में उठाकर खाने लगता है। प्रखर, अगर तुम इसे खत्म नहीं करने वाले हो तो क्या मैं इसे ले लूं? सार्थक ने प्रखर की थाली की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जरूर, आगे बढ़ो, ले लो, प्रखर ने कहा। सार्थक ने न केवल अपना सारा खाना खा लिया था, बल्कि उसने वो सब कुछ भी खा लिया था जो बाकी दोनों ने अपनी थाली में छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, सार्थक ने पहले से ही पानी की 8 बोतलें भी उठा ली थीं, क्योंकि वो अपनी चुनौती को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने देखा कि पिछली बार जब वो धूप में निकला था तो उसे सामान्य से ज्यादा पसीना आया था और उसने पहले से जो पानी पी रखा था उसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था। अगर आज उसे फिर से धूप में बाहर जाना पड़ता है तो सार्थक के लिए ये पानी एक बड़ी मदद साबित होगा। एक दुबले पतले लड़के के हिसाब से तुमने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, अर्जुन ने कहा। सार्थक थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी भूख लगी थी। एक दैनिक चुनौती पूरी हो गई है। 2 लीटर पानी पिए, इनाम 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। कुल 100 में से 80 पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। सार्थक अब 100 पॉइंट्स में से केवल 20 पॉइंट्स ही दूर था और वो ये देखने को बेताब था कि पूरे 100 पॉइंट्स हो जाने के बाद उसे क्या फायदा होगा। तभी सार्थक को अचानक याद आता है कि उसने कल इंस्पेक्ट स्किल के बारे में सीखा था और उसे वो अर्जुन पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अर्जुन की तरफ देखता है और इंस्पेक्ट स्किल के बारे में सोचता है। तभी उसे अर्जुन के पास में एक स्क्रीन दिखने लगती है। HP 10 आउट ऑफ 10, रेस इंसान, शक्ति कोई नहीं, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। सार्थक ने जब अर्जुन के स्टैट्स देखे तो वो आश्चर्य में पड़ गया और 1 सेकंड के लिए रुक गया। किसी कारण से सिस्टम कह रहा था कि अर्जुन के पास कोई शक्ति नहीं थी। सार्थक कंफ्यूज हो गया था। उसने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, एक बात बताओ, क्या तुम इस समय अभी भी भूमि की बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो? वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट रखते हो। अर्जुन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए आगे कहा, दरअसल मेरी शक्ति हर दिन रीसेट हो जाती है और मुझे रोज किसी शक्तिशाली इंसान को छूकर उसकी शक्ति की नकल करनी पड़ती है। लेकिन आज मैंने सुबह से किसी को भी नहीं छुआ है, तो इसी कारण अभी मुझ में कोई शक्ति नहीं है सिवाय तुम दोनों की। पर तुम दोनों के अंदर अभी तक कोई शक्ति नहीं है, तो आज अभी तक मैं भी शक्तिहीन ही हूं। नाश्ता खत्म होने के साथ ही उनका क्लास में जाने का समय हो गया था। क्लास के रास्ते में गलियारे के बीच में प्रखर और सार्थक को करण दिखाई देता है। करण को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एकदम फिट है और अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। जैसे ही करण उनके पास से गुजरा, वो सार्थक से नजरें चुराने लगा। वो चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके उसके पास से निकल गया। क्या तुम्हें लगता है कि वो टीचर को बताएगा कि कल क्या हुआ था? प्रखर धीरे से सार्थक के कान के पास आकर पूछता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि करण किसी को कुछ भी बताएगा। ये मानना उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा कि वो किसी कमजोर और कम लेवल वाले छात्र से हार गया था, और अगर किसी छात्र को ये बात पता चल गई तो वो करण का जीना मुश्किल कर देंगे। सार्थक प्रखर को समझाते हुए कहता है। दिन की पहली क्लास का समय हो गया था और आज के दिन के लिए उनके टीचर थे दिनेश। दिनेश वही व्यक्ति थे जिन्होंने उन बच्चों को पहले दिन स्कूल का टूर करवाया था। छात्रों ने अपनी अपनी सीट चुन ली और बिल्कुल कैंटीन की तरह उन सब ने एक जैसे पावर लेवल वाले छात्रों के साथ ही अपनी जगह बना ली, बेशक अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन ने क्लास के पीछे वाली सीट को चुना जहां लेवल 1 और लेवल 2 के छात्र बैठे थे और सार्थक और प्रखर के बीच में जाकर बैठ गया। बाकी सभी छात्र अर्जुन को देख रहे थे और उसके पिछले सीट पर बैठते ही क्लास के बाकी छात्रों ने आपस में अर्जुन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसे क्या लगता है कि वो उन निचले लेवल वालों के साथ बैठकर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैंने देखा कि वो उनके साथ कैंटीन में भी बैठा था। क्या इससे स्कूल की हायरार्की में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या सेकेंड ईयर के छात्र इस बारे में कुछ नहीं करेंगे? हाँ, अगर वो नियम तोड़ता रहा तो वो जरूर कड़े कदम उठाएंगे। पावर लेवल में अंतर करना सिर्फ इस स्कूल की ही बात नहीं थी, ये आज की सोसाइटी का नियम था। जिस तरह से पावर लेवल का भेदभाव स्कूल में चल रहा था वो तो बस एक झलक थी। बाहरी दुनिया में तो ये भेदभाव और भी ज्यादा होता आ रहा था।
ज्यादा पावर लेवल वाले लोगों के पास बेहतर नौकरी होती थी और वो ज्यादा पैसे भी कमा सकते थे। ऊंचे पावर लेवल वालों को सरकार भी ज्यादा सपोर्ट करती थी, जबकि कम पावर लेवल वालों को भुला दिया जाता था। शीर्ष पर बैठे लोगों को पक्के तौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तकलीफ तो निचले पावर लेवल वाले लोगों को थी, जो अपना पावर लेवल बढ़ाने के लिए और सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इस उम्मीद में कि किसी एक दिन वो अपने पावर लेवल को बढ़ा सकते हैं। और जो कोई भी इस व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता था, सरकार और समाज उसे चुप करा देते थे। यही इकलौता कारण था कि शुद्धम ग्रुप का गठन किया गया था। वो इस सिस्टम से नहीं चलना चाहते थे। उनके हिसाब से हर इंसान को बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए थी, भले ही उसके पास शक्तियां हो या ना हो। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की वजह से ही सरकार ने उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। दिनेश ने जोर से खांसकर बच्चों में हो रही खुसर फुसर को बंद किया और अपना लेक्चर शुरू किया, जो स्कूल के इंट्रोडक्शन और महान युद्ध के बारे में था। जब हम डामिस प्रजाति के खिलाफ महान युद्ध हार रहे थे, तब वो हमारी मदद के लिए आगे आए थे। हम उन्हें ओरिजिनल्स कहते हैं। दिनेश पूरी क्लास को देखकर अपनी आवाज बढ़ाते हुए शुरू करता है। ये पहली बार था जब पूरी दुनिया को सुपर पावर के बारे में पता चला था। इन ओरिजिनल्स ने अपनी शक्तियों को सैकड़ों सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। वो केवल इसे अपने परिवार के सदस्यों को ही देते आ रहे थे। दिनेश थोड़ा रुककर क्लास को अच्छे से देखता है कि सब उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। उन सब ओरिजिनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी शक्तियों को इंसानी जाति के बाकी लोगों के साथ बांटा। इन शक्तियों की मदद से ही हम डामिस प्रजाति के एलियंस का सामना कर पाए और इस युद्ध को जीत पाए। लेकिन जब हम एक ओरिजिनल के बारे में बात करते हैं, तो हम या तो सुपर पावर के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, या एक ऐसे ग्रुप के बारे में जिसने ये फैसला लिया था कि वो अपनी शक्तियों को दुनिया के बाकी लोगों के साथ नहीं बांटेंगे। वैसे तो हम आज के समय में शांतिपूर्ण माहौल में जी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि युद्ध कब फिर से शुरू हो जाए, और इसीलिए तुम बच्चों को यहाँ लाया गया है। जैसे ही क्लास खत्म होती है और ब्रेक होता है, सार्थक, प्रखर और अर्जुन ब्रेक में कुछ नाश्ता करने के लिए क्लास से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सार्थक क्लास के बाहर कदम रखता है, उसे एक मैसेज आता है, सभी स्टेट्स को आधा कर दिया गया है। ये मैसेज देखते ही सार्थक को एक बार फिर कमजोरी महसूस होने लगी और वो तीनों पास की एक बेंच पर बैठ गए। सार्थक, तुम ठीक हो? तुम बीमार लग रहे हो? अर्जुन ने पूछा। और तुम्हें पसीना भी बहुत आ रहा है? हाँ, वो मुझे गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। सार्थक ने अर्जुन को टालने के लिए झूठ बोल दिया। और फिर तीनों ने इधर उधर की बातों और पुराने स्कूल में अपने अनुभवों के बारे में बात करना जारी रखा। तभी अचानक 6 लड़कों का एक ग्रुप उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनमें से हर एक ने अपने बाजू पर एक काले रंग का बैज पहना हुआ था, जो ये बता रहा था कि ये लड़के सेकेंड ईयर के छात्र हैं। लगता है कि ये अफवाहें सच थीं, सेकेंड ईयर के छात्र में से एक ने कहा। हमें तुम तीनों से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा होगा तुम हमारे साथ चलो। उस लड़के के बोलने के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें साथ चलने की धमकी दे रहा है। सेकेंड ईयर के छात्र सार्थक, प्रखर और अर्जुन को स्कूल के एक अलग हिस्से में ले गए। स्कूल को अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया था और सेकेंड ईयर की इमारत फर्स्ट ईयर से अलग थी। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड ईयर के छात्रों ने सच में कभी फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ बातचीत नहीं की थी। क्या हमें यहां से भाग जाना चाहिए? फुसफुसाते हुए प्रखर कहता है। भागने से हालात और खराब हो सकते हैं। अगर उन्हें हमारे साथ कुछ करना होता तो वो अब तक कर चुके होते। सार्थक ने धीरे से कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर सबके सामने हमें बुलाया है, ताकि सबको पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो अपनी जगह पर पहुंच गए। ये सेकेंड ईयर की बिल्डिंग के पीछे की एक जगह थी। वहां और भी कुछ सेकेंड ईयर के छात्र घूम रहे थे। उसके अलावा वो जगह काफी खाली और काफी शांत थी। इमारत के ठीक बाहर सीढ़ियों पर एक लंबा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी भूरे रंग की पोनी टेल चोटी थी। मनु भैया, जैसा आपने कहा था, हम उन्हें यहां ले आए हैं। सेकेंड ईयर के छात्रों में से एक ने कहा। तुम लोग जा सकते हो, मनु ने सीढ़ी से अपने बेफिक्रे अंदाज में उठते हुए कहा।
सेकंड ईयर के छात्रों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था और जल्दी से वो लोग उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। मेरे पास एक उड़ती उड़ती अफवाह आई है और मुझे अफवाहें पसंद नहीं है। क्या ये बात सच है कि एक बड़े लेवल का छात्र निचले लेवल के छात्रों के साथ घूम रहा है? सार्थक ने फिर मनु की कलाई पर बंधी घड़ी देखी जिस पर 6 नंबर लिखा हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ये नियमों के खिलाफ है? अर्जुन ने पूछा। मनु जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकेडमी में कुछ अलिखित नियम है। मनु घूरते हुए अर्जुन से कहता है, तुम देखना कि जिस पल तुम इन लेवल 1 के कचरे को इज्जत देने लगोगे, उसी पल से इनमें घमंड आ जाएगा और ये खुद को तुमसे बड़ा समझने लगेंगे। अब जब मनु सार्थक के काफी करीब खड़ा था, तो सार्थक ने मनु के ऊपर अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करने का सोचा, लेकिन किसी कारण से सार्थक को वो स्टेटस स्क्रीन धुंधली दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन अपने आप ही पिघल रही है और सभी जानकारियां पढ़ना मुश्किल हो रहा था। सार्थक उस स्क्रीन की तरफ ध्यान लगाकर देखने की कोशिश करता है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं धूप में बाहर हूं? सार्थक ने सोचा। देखो इस नाली के कीड़े को, मनु ने कहा। मैं इससे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा हूं, लेकिन इसकी आंखों में जरा भी डर नहीं है, बल्कि ये मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मनु गुस्से से सार्थक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि कब एक और युद्ध होगा और तब हम इन घटिया लोगों से छुटकारा पा सकेंगे। इस दुनिया में इनकी कोई जगह नहीं है, सिर्फ ताकतवर लोगों को ही यहां जीने का हक है। सार्थक को गुस्सा आने लगता है और उसका खून उबलने लगता है। वो युद्ध से सख्त नफरत करता था। युद्ध ने सार्थक से उसके माँ बाप सहित उसका सब कुछ छीन लिया था। सार्थक को युद्ध की बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे अब परवाह नहीं थी कि मनु उसकी क्या हालत करेगा। वो तो मनु के चेहरे पर अभी के अभी एक जबरदस्त मुक्का मारना चाहता था। मनु और सार्थक के बीच में अब क्या होगा? पावर लेवल की लड़ाई कहां तक जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी। सार्थक अपने गुस्से पर अब काबू नहीं कर पाता है और बिना सोचे समझे मनु पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है। सार्थक के मुक्का मारने से पहले ही मनु उस हमले को भांप लेता है और अपना एक कदम पीछे ले लेता है। नतीजा ये निकलता है कि सार्थक का मुक्का हवा में लहराता हुआ बेकार हो जाता है। ये देखकर अर्जुन मनु को पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन एक बार फिर मनु इस हमले को भी भांप जाता है और अर्जुन के आने के पहले ही वहां से पीछे हो जाता है और अर्जुन के हाथ कुछ नहीं लगता। मनु कहता है, तुझे लगता है कि मैं किसी भी अरे गहरे को अपने आप को छूने दूंगा जिसकी शक्ति तक मुझे पता नहीं है? मैं यहां तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूं, सिर्फ एक फ्रेंडली चेतावनी देने आया हूं। इस स्कूल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मिलिट्री भी नहीं छूती है, और अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो लोग आएंगे और तुम्हें अपने तरीके से समझाएंगे। इतना बोलकर मनु तीनों लड़कों को घूरता हुआ उंगली दिखाकर सीढ़ियों से ऊपर सेकंड ईयर की बिल्डिंग में वापस चला जाता है। प्रखर ने डरते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को लगता है कि वो सीरियस है? मुझे पता है कि स्कूल में इस तरह की चीजें पसंद नहीं की जाती हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम और भी बुरी जगह आकर फंस गए हैं। अब हम एक मिलिट्री स्कूल में हैं। टीचर इस तरह के बर्ताव को रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? क्योंकि ये उनके लिए फायदे का सौदा है, सार्थक लंबी सांस भरते हुए कहता है। कमजोर लोगों को ज्यादा ताकतवर लोग जब बुली करते हैं, तब कमजोर इंसान अपने बचाव में और ज्यादा ताकतवर बनने के तरीके ढूंढने लगता है। और अगर तुम शुरू से ही कमजोर पैदा हुए हो और तुम्हारा परिवार भी कोई मदद नहीं कर सकता, तब तुम बेबस होकर इन शक्तियों को पाने के लिए कहां जाओगे? मिलिट्री, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। एग्जैक्टली, सार्थक समझाते हुए आगे कहता है, इसीलिए टीचर और स्कूल हमारी मदद के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता है। 2 साल तक इस स्कूल में नरक जैसा अनुभव करने के बाद जब तुम्हारा दिल, दिमाग और हिम्मत सब टूट जाता है और इस टॉर्चर से बचने के लिए तुम सुरक्षा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, बस तभी तुम्हें सहारा देने के लिए सामने आती है मिलिट्री। सार्थक ने फिर अर्जुन की तरफ देखा और मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, पर मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर हम इन लोगों की बात मान लें और अभी के लिए अपने अलग रास्ते चले जाएं। मैं उनकी बात क्यों मानूं? अर्जुन चिढ़ते हुए गुस्से में पीछे हट गया। अर्जुन सार्थक के सुझाव के खिलाफ था,
एक वही था जो इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और वैसे भी इस सुझाव से अर्जुन का ही फायदा होने वाला था, क्योंकि सार्थक और प्रखर से अलग होने पर अर्जुन की शक्ति की वजह से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। देखो अर्जुन, मुझे पता है कि तुम मेरी और प्रखर की मदद कर रहे हो, लेकिन शायद तुम हमारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम कभी भी हमारी तरह शक्तिहीन नहीं रहे हो। सार्थक को अर्जुन से ये बात कहने में बहुत बुरा लग रहा था। आखिरकार अर्जुन पहला ऊंचे पावर लेवल का इंसान था जिसने इन दोनों के साथ पावर लेवल को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अब तक अर्जुन की वजह से ही दूसरे ऊंचे पावर लेवल के बच्चों ने सार्थक और प्रखर को परेशान नहीं किया था। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अब से हमारे रास्ते अलग हैं, अर्जुन ने गुस्से से कहा और वो वापस हॉस्टल की तरफ चला गया। शायद हमें उसे बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था, प्रखर ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, ठीक है, शायद इस तरह से ही वो बेहतर समझ पाएगा, सार्थक ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सार्थक की बातों से गुस्से में आ गया था, लेकिन अर्जुन तो स्कूल में हो रहे भेदभाव से नाराज था। यहां भी उसे ऐसा लग रहा था कि लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं, कि उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, वो किसके साथ रह सकता है और किसके साथ नहीं। लेकिन अर्जुन अब इन लोगों को अपने जीवन को कंट्रोल करने नहीं देने वाला था। अर्जुन भी नहीं चाहता था कि सार्थक और प्रखर को चोट लगे, इसलिए वो जानता था कि अलग होना ही सही रास्ता है। निशिका कुछ समय से सार्थक पर नजर रख रही थी। तब वो भी वहां मौजूद थी जब सार्थक मनु के साथ बातें करने में व्यस्त था। निशिका ने सोचा, ऐसा लग रहा था कि सार्थक सच में मनु को जोरदार मुक्का मारेगा, लेकिन उसके मुक्के में उतनी ताकत नहीं थी जो उसने ट्रेनिंग सेंटर में देखी थी। अर्जुन के जाने के बाद प्रखर और सार्थक ने फैसला किया कि वो अपने अगले लेक्चर के लिए क्लास में वापस चले जाएं। वापस आते समय फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग में अंदर जाने से ठीक पहले फर्स्ट ईयर के छात्रों का एक ग्रुप सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ था। वो कुल मिलाकर 3 लड़के थे और उनके हाथ पर बंधी घड़ी पर उनका पावर लेवल 2 और 2.5 के बीच था। सैम ने इस हफ्ते के आखिर तक 50 क्रेडिट मांगे हैं, अब हम क्या करेंगे? उन 3 लड़कों में से एक ने कहा। हाँ यार, पता नहीं वो हमेशा हमें क्यों पकड़ता है, क्या सिर्फ इसलिए कि हम उससे कमजोर हैं? दूसरे लड़के ने बोला। क्रेडिट पॉइंट्स स्कूल और शहर की करेंसी थे। भले ही वो बच्चे अभी मिलिट्री स्कूल में थे, लेकिन स्कूल के बाहर शहर के बाकी हिस्सों में उन्हें भी करेंसी की जरूरत होती थी। शहर में अभी भी रेस्टोरेंट और दुकानें मौजूद हैं, और यहाँ तक कि बाकी चीजों को खरीदने के लिए और गेम्स खेलने के लिए आपको क्रेडिट पॉइंट्स के साथ भुगतान करना होता है। छात्रों को स्कूल में रोज के 10 क्रेडिट भी मिलते थे, जो उनकी घड़ी में भेज दिए जाते थे। मिशन, स्कूल एक्टिविटीज और रिवॉर्ड्स पर अच्छा प्रदर्शन करके छात्र ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स कमा सकते थे। प्रखर और सार्थक उन 3 लड़कों के पास से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उन लड़कों में से एक इन दोनों को देख लेता है और इन दोनों को अपने पास बुलाता है। रुको, वहीं रुक जाओ तुम दोनों, वो लड़का चिल्लाया। प्रखर तुरंत रुक गया, जबकि सार्थक चलता रहा। ए लड़के, क्या तूने सुना नहीं? मैंने कहा रुक, उस लड़के ने कड़क आवाज में कहा। फिर एक दूसरा लड़का तुरंत सार्थक के सामने दौड़ कर आया और सार्थक को पीछे धकेल दिया जहां प्रखर खड़ा था। सार्थक सोच रहा था कि कम से कम धूप में बाहर निकलते समय तो एक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। उसने सोचा कि अगर वो ठीक समय पर धूप से बचकर बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया तो शायद उसके पास लड़ने का एक मौका है। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी हमारी क्रेडिट की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ लिया है दोस्तों, उस लड़के ने सार्थक और प्रखर को डराते हुए कहा। तुम दोनों अपने 10 क्रेडिट देकर अंदर जा सकते हो। लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 ही क्रेडिट पॉइंट्स हैं, प्रखर ने कहा। देखो, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अपने क्रेडिट पॉइंट्स चुपचाप मेरे हवाले कर दो। प्रखर ने सार्थक को बहुत उम्मीद भरी नजरों के साथ देखा कि शायद सार्थक पिछली बार की तरह कुछ कमाल करेगा, लेकिन मनु को मारने की कोशिश करने के बाद वो जानता था कि उसकी शक्ति अभी काम नहीं करेगी। इसके अलावा इन लड़कों का पावर लेवल 2 का था। सार्थक को इस बात का अच्छा खासा अंदाजा था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें हरा नहीं सकता है। सार्थक ने फैसला किया कि क्रेडिट पॉइंट्स देने में ही ज्यादा भलाई है, वरना अगर लड़ाई करने गए तो पहले तो बहुत मार पड़ेगी और दूसरा बहुत दर्द होगा।
और अगर क्रेडिट पॉइंट्स देकर उस मार और दर्द से बचा जा सकता है तो क्यों नहीं। तभी सार्थक को एक और सिस्टम मैसेज मिला। दुश्मन की पहचान हुई है, एक नई चुनौती दी गई है, रोमिल नाम वाले छात्र को हराएं। इनाम 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1 के पावर लेवल के अंतर का पता चला है। अतिरिक्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में दिए जाएंगे। अचानक सार्थक को लालच आ जाता है और वो इस चुनौती को एक मौका देना चाहता है। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने का और अगले लेवल की तरफ आगे बढ़ने का आइडिया उसे सच में बहुत आकर्षक लग रहा था। अभी वहां 3 छात्र खड़े थे, लेकिन सिस्टम ने उसे केवल उनमें से एक को ही हराने के लिए कहा था। सार्थक को सबसे पहले जो करने की जरूरत थी वो था बिल्डिंग के अंदर घुसना, ताकि वो अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग कर सके और पता लगा सके कि इन तीनों में से किसका नाम रोमिल है। अभी अगर सार्थक अपनी इंस्पेक्ट स्किल को बाहर धूप में इस्तेमाल करता है तो ये केवल एक धुंधले से धब्बे के रूप में दिखाई देगा। लेकिन फिर आखिर में सार्थक ने 10 क्रेडिट सौंपने का फैसला किया और उसने दूसरे लड़के की हाथ की घड़ी पर अपनी घड़ी को छुआ और क्रेडिट पॉइंट्स अपने आप ही ट्रांसफर हो गए। प्रखर ने भी ऐसा ही किया और वादे के मुताबिक उन लड़कों ने प्रखर और सार्थक दोनों को बिल्डिंग में जाने दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया था यार, लड़कों में से एक ने कहा। क्यों ना हम यहीं बाहर खड़े होकर किसी और छोटे लेवल वाले के आने का इंतजार करें? अरे नहीं यार, सार्थक ने अपने मन में कहा। सार्थक ये उम्मीद कर रहा था कि एक बार क्रेडिट मिलने के बाद वो लोग भी बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग अभी थोड़ी देर बाहर खड़े होकर किसी और को अपना शिकार बनाएंगे। सार्थक अचानक रुक गया और उन लड़कों का इंतजार करने लगा। एक लड़के ने सार्थक को उन्हें घूरते हुए देख लिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ओए तुम दोनों गधे यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? लगता है मार खाए बिना यहाँ से जाओगे नहीं, चलो भागो यहाँ से। ये सुनते ही सार्थक ने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली और चिल्लाया, ओए रोमिल के बच्चे! तीनों लड़कों ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और आवाज की तरफ देखा, लेकिन उनमें से एक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। डैम इट! सार्थक का ये आइडिया बेकार रहा, लेकिन उसके पास ये पता लगाने के और भी आइडियाज थे कि उन तीनों में से रोमिल कौन है। अगर तूने आगे से फिर कभी मेरा रास्ता रोका तो वो तेरा आखिरी दिन होगा रोमिल। यू विल बी डेड। सार्थक ने उन तीनों की तरफ देखते हुए अपने अंगूठे से गला काटने का इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही एक लाल बालों वाला लड़का उन तीनों के बीच में से खड़ा होकर सामने आया। उसका चेहरा भी उसके बाल की तरह गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सार्थक की तरफ देखा और चिल्लाया, तूने मुझसे क्या कहा, गटर के कीड़े? वो लड़का सार्थक की तरफ अपना मुक्का बनाता हुआ आगे बढ़ा। भागो! सार्थक प्रखर की तरफ देखकर चिल्लाया। बिजली के एक झटके की तरह प्रखर और सार्थक दोनों अपनी अगली क्लास में जाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। ऐसा तुमने क्यों किया? प्रखर ने हाफते हुए पूछा। उन्होंने हमारे क्रेडिट पॉइंट्स छीन लिए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं बस उन्हें थोड़ा परेशान करना चाहता था। सार्थक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिख रही थी। प्रखर ने सोचा कि शायद सार्थक पागल है, लेकिन उसे सार्थक की एक बात पसंद आई कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को जवाब दे सकता था। वो उनसे डरता नहीं था। वहां से भागकर जब वो अपनी क्लास के ठीक बाहर खड़े थे तो सार्थक ने ये देखने के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली कि चुनौती अभी भी एक्टिव है या नहीं। चलो अच्छा है। भले ही सार्थक अब रोमिल से काफी दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चुनौती अभी भी एक्टिव थी और सार्थक अब इसे किसी भी समय पूरा कर सकता है। वो कभी भी रोमिल को हराकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सकता है। और अब वो ये अच्छे से जानता था कि उन तीनों लड़कों में से रोमिल कौन था, और सार्थक को अब बस सही मौके का इंतजार था। बेटा रोमिल, अब तो तू ही मुझे लेवल बढ़ाने में मदद करेगा, सार्थक मन ही मन खुश होते हुए खुद से कहता है। रोमिल और सार्थक के बीच अब क्या होगा? क्या अर्जुन वापस इन दोनों का दोस्त बनेगा? आज बच्चों का ये पहला दिन था, तो अधिकांश क्लासेस में सिर्फ ये बताया गया कि स्कूल के आने वाले 2 सालों के दौरान वो क्या सीखेंगे। प्रखर और सार्थक ने दिन का ज्यादा समय
बाकी छात्रों से बचने की कोशिश में निकाल दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आगे और किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद अब रात के खाने का समय हो गया था। सार्थक को एकदम से एहसास होता है कि उसे सामान्य से बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो रोज के मुकाबले आज रात के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कैंटीन में पहुंचकर सार्थक और प्रखर एक खाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर प्रखर ने खाना खाते खाते कमरे के चारों ओर देखा, जैसे कि वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुमको लगता है कि वो ठीक होगा? प्रखर ने चिंतित होकर पूछा। सार्थक का ध्यान वैसे तो खाने पर ही था, लेकिन फिर उसने कमरे के चारों ओर अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसे भी अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को क्या हो सकता है, वो भी ठीक ही होगा। वो इस स्कूल में हमसे कहीं ज्यादा सुरक्षित है। दोनों ने बेफिक्र होकर खाना जारी रखा और रात का खाना खत्म करने के बाद वापस अपने हॉस्टल के कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां अर्जुन पहले से ही कमरे में अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। सार्थक और प्रखर दोनों ही अर्जुन को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने तुरंत प्रखर और सार्थक की तरफ देखा और मुस्कुराया। आओ आओ, मैं कुछ समय से तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था, अर्जुन ने बिस्तर से उतरते हुए कहा। मैं पुरानी बात के लिए सॉरी कहना चाहता था। मैं तुम लोगों पर नहीं बल्कि इस पूरी सिचुएशन पर गुस्सा था। गलती से तुम लोगों पर भड़क गया और तुम्हें छोड़कर निकल गया। मुझे माफ कर दो दोस्तों। जब अर्जुन बिस्तर से उठा तो सार्थक ने अर्जुन के चेहरे की तरफ एक हल्का सा चोट का निशान देखा। वो निशान थोड़ा सूजा हुआ था। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? प्रखर ने पूछा। ओह ये, अर्जुन ने उस चोट को छूते हुए कहा। मैं किसी लड़के से एक छोटी सी हाथापाई में पड़ गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं हार कर नहीं आया हूं। तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अर्जुन अपने हाथ उठाकर अपनी मसल्स को दिखाते हुए कहता है। तभी अचानक कमरे में जोर जोर से सार्थक के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई देती है। प्रखर और अर्जुन ने तुरंत सार्थक को देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे रात के खाने के बाद भी और भूख लगी है। सार्थक ने अपना हाथ अपने पेट पर सहलाते हुए हंसकर कहा। तीनों दोस्त ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम पास के ही किराना स्टोर से कुछ क्यों नहीं ले आते? वो स्टोर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, अर्जुन ने सुझाव दिया। सार्थक ने अपनी घड़ी की ओर देखा और शर्म से उसकी बोलती बंद हो गई। उसे स्टोर जाकर कुछ खरीदने की इच्छा तो थी, लेकिन उसे याद आया कि वो अभी कुछ भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई क्रेडिट नहीं बचा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अर्जुन सब समझ गया और सार्थक की घड़ी से अपनी घड़ी को टैप कर दिया। 10 क्रेडिट का ट्रांसफर सफल हुआ। एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन क्रेडिट्स को मेरी माफी समझकर रख लो और जाओ कुछ खरीद कर खा लो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब थैंक यू। इसके साथ ही सार्थक ने प्रखर और अर्जुन को कमरे में छोड़ दिया और सार्थक किराना स्टोर के लिए रवाना हो गया। किराना स्टोर मिलिट्री स्कूल से बहुत दूर नहीं था। स्कूल से बाहर निकलकर स्टोर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे। स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा गेट था, जिसके सामने हर समय एंट्रेंस पर 2 गार्ड खड़े रहते थे। सिर्फ छात्रों, टीचरों और कुछ सैन्य कर्मियों को ही स्कूल के मैदान में जाने की अनुमति थी। इसलिए जब कोई छात्र बाहर निकलता था तो उसे सिक्योरिटी गार्ड को अपनी घड़ी दिखानी पड़ती थी और फिर से जब उसे वापस स्कूल के अंदर आना होता था तब फिर अपनी घड़ी दिखा के अपनी पहचान बतानी होती थी। उस बड़े गेट के बाहर निकलकर सार्थक ने अपनी क्षमता को परखने की सोची। उसने सोचा कि देखते हैं कि सच में 10 स्टैमिना पॉइंट से वो क्या कर सकता है। रात भी काफी हो चुकी थी तो सार्थक ने किराना स्टोर की ओर तेज गति से दौड़ना शुरू किया। लगभग 5 मिनट तक दौड़ने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांस बिल्कुल नहीं फूली, जैसा आमतौर पर होता था। सार्थक ने और भी तेजी से दौड़ने का फैसला किया और आखिरकार वो 7 मिनट में किराना स्टोर तक पहुंच गया। सार्थक ने सोचा, वाह, मजा आ गया। मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट पर किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था और ताज्जुब की बात तो यह कि मेरी सांस भी भारी नहीं हो रही है। सार्थक को उसका शरीर एक एथलीट के शरीर के जैसा लग रहा था। ये पहले जैसा कमजोर शरीर नहीं था।
एक और बात जो उसने रात में दौड़ते समय गौर की थी वो ये थी कि वो इस रात के अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख सकता था। स्ट्रीट लाइट ना होने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे चांद ने पूरे रास्ते को जगमगा दिया हो। ये एक प्रकार के नाइट विजन जैसा था। सार्थक को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारी भूख और बढ़ गई है। मुझे पता है मुझे भूख लगी है, सार्थक ने चिढ़ते हुए अपने सिस्टम से कहा। मैं अपनी भूख शांत करने का रास्ता निकाल लूंगा। जब सार्थक ने किराना स्टोर में प्रवेश किया तो उसने अपने लिए कुछ पसंदीदा स्नैक्स उठाए, कुछ आइसक्रीम और आलू के चिप्स भी ले लिए। तभी उसने अचानक रोमिल और उसके दोस्तों को उसी दुकान में एक दूसरे सेक्शन के पास देखा। सार्थक चुपचाप नीचे झुककर छिप गया और रोमिल और उसके दोस्तों पर नजर रखने लगा और उनकी खरीदारी खत्म होने का इंतजार करने लगा। वाह, क्या किस्मत है। मैंने सोचा था कि मुझे रोमिल को पूरे स्कूल में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद मेरे पास आ गया है। जब सार्थक छिप रहा था तब उसने देखा कि उसके पास वाले सेक्शन में बहुत से मास्क रखे हुए हैं। उन सब में से एक खास मास्क था जो वहां लगे बाकी मास्क में से सबसे अलग दिख रहा था। ये पूरी तरह से काला मास्क था जो सिर्फ चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ही ढकता था। उसे पहनने के बाद सिर्फ नाक के नीचे का मुंह ही दिख पाता था। मास्क के एक तरफ खून के छींटे बने हुए थे जो असली जैसे दिखाई दे रहे थे। थोड़ा डरावना लग रहा है। सार्थक मास्क को उठाकर कहता है। एक बार जब रोमिल और उसके दोस्त स्टोर से बाहर निकल गए तो सार्थक खड़ा हुआ और उसने वो मास्क और बाकी स्नैक्स उठाए और उन्हें काउंटर पर ले जाकर रख दिया। मजे की बात यह है कि जब सार्थक रोमिल और उसके दोस्तों पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था तब उस स्टोर में और भी कोई था जिस पर सार्थक की नजर नहीं पड़ी थी, और वो थी निशिका। निशिका ने उस मास्क को देखा जो सार्थक ने खरीदा था। उसे देखकर वो चौंक गई। ये लड़का थोड़ा अजीब है, आखिर बात क्या है? वो ऐसे मास्क खरीदकर क्या कर रहा है? निशिका ने सोचा। निशिका ने सार्थक का पीछा करने का फैसला किया, जबकि सार्थक का ध्यान पूरी तरह से रोमिल और उसके दोस्तों पर टिका हुआ था। चलो, हम पार्क में कुछ हूप्स शूट करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? उन लड़कों में से एक ने रोमिल से पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, तुम जानते हो कि इस तरह के खेल खेलने के लिए मेरी शक्ति बेकार है, रोमिल ने मना करते हुए कहा। इससे अच्छा तो मैं वापस जाकर स्कूल के गेट के पास किसी कमजोर पावर लेवल वाले छात्र के आने का इंतजार करूंगा। देखे, शायद आज फिर कोई बकरा मिल जाए जिससे मैं उसके क्रेडिट्स छीन सकूं। दूसरे दो लड़कों ने एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि वो जो क्रेडिट्स छीन रहे थे वो गलत था, लेकिन वो केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो खुद किसी ऊंचे पावर लेवल वाले छात्र से पिटना नहीं चाहते थे। पर यहाँ ऐसा लग रहा था कि रोमिल को अब अपने से कमजोर लोगों को धमकाने, डराने में मजा आने लगा था। रोमिल ने वापस स्कूल की तरफ चलना शुरू किया और चलते चलते रास्ते में एक छोटे से पार्क में पहुंच गया। वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई इंसान नहीं था। वो जगह एकदम खाली पड़ी हुई थी और वहां रोशनी भी बहुत कम थी। सार्थक ने रास्ते भर रोमिल का पीछा करना जारी रखा और तब तक उसके पीछे छुप छुप कर चलता रहा जब तक कि रोमिल उस पार्क के अंदर तक नहीं पहुंच गया। वहां बाहर घना अंधेरा था और उस पूरे पार्क में अगर कहीं से कोई रोशनी आ रही थी तो वो सिर्फ एक स्ट्रीट लैंप या फिर चंद्रमा से आ रही थी। सार्थक को वहां छिपने के लिए बहुत सारे पेड़ भी मिल गए। इट्स शो टाइम, सार्थक ने अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए कहा। यह अच्छे से देख लेने के बाद कि आसपास कोई है तो नहीं, सार्थक ने अपना मास्क लगाया और रोमिल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इस मास्क की वजह से अगर रोमिल ने मुझे इस अंधेरे में देख भी लिया तब भी उसे पता नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा है। वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। सार्थक खुद को दिलासा और हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ता है। उसके अंदर जोश भर चुका था। वो इस चुनौती को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक था। रोमिल इस बात से बेखबर कि इस पार्क में कोई और भी मौजूद है, अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिस पर उसे दिख रहा था कि उसके पास कुल 80 क्रेडिट थे। मेरे जैसा जीनियस कोई नहीं होगा, पता नहीं मुझे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया, रोमिल ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। मेरे पास इतने क्रेडिट हो चुके हैं कि सैम को सारे क्रेडिट चुकाने के बाद भी मेरे पास खुद के खर्च करने के लिए बहुत से क्रेडिट बचेंगे।
जब तक मैं सैम को पटा कर रखूंगा तब तक कोई भी मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। रोमिल अपने ही ख्यालों में चले जा रहा था और जैसे ही रोमिल ने ये कहते हुए अपना हाथ नीचे किया, कहीं से उसके गाल पर तेजी से आता हुआ एक हाथ पड़ा, जिससे रोमिल अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर मुंह के बल गिर गया। तभी सार्थक पेड़ों से बाहर आया। जब रोमिल ने ऊपर देखा तो वो देखकर दंग रह गया। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। चांद की रोशनी में सार्थक बहुत डरावना दिख रहा था। सार्थक और उस मास्क पर लगे वो खून के छींटे रात की चांदनी में बिल्कुल असली और भयानक दिख रहे थे। रोमिल ये देखकर बहुत डर गया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रोमिल ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा। बेशक सार्थक जवाब नहीं देने वाला था और वो इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता था। वो रोमिल के पास दौड़ कर गया और एक जोरदार लात मारी। इस बार हालांकि रोमिल तैयार था और उस किक को रोकने के लिए उसने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया। जब सार्थक के पैर रोमिल के हाथों से टकराए तो सार्थक को ऐसा लगा कि वो किसी ठोस चट्टान से टकरा गए हों। आउच! साले तेरी तो सार्थक एकदम से पीछे की ओर उछला और अपनी पैंट को ऊपर करके अपने पैर को देखा, जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। क्या? रोमिल ने जब अपने ऊपर हमला करने वाले को पीछे हटते हुए देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। फिर रोमिल ने अपने हमलावर के हाथ में बंधी घड़ी देखी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी और उस पर नंबर 1 दिखाई दे रहा था। रोमिल सार्थक का पावर लेवल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं समझा, तू शायद उन लड़कों में से एक है जिससे मैंने पहले क्रेडिट पॉइंट्स छीने थे, है ना? बड़ी हिम्मत है तुझमें। तुझे क्या लगा कि तू यहाँ आकर मुझसे बदला ले सकता है? चल आजा, देखे तुझमें कितना दम है। क्या सार्थक रोमिल को हरा पाएगा? रोमिल और सार्थक की लड़ाई में आगे और क्या क्या होने वाला है? सार्थक ने बिना समय गंवाए रोमिल पर अपनी इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल किया। HP 8 आउट ऑफ 10, रेस इंसान, शक्ति हार्डनिंग यानी सख्तता, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। डैम इट, इसके पास तो हार्डनिंग पावर है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पैर किसी चट्टान से टकराया हो। हालांकि सार्थक का ये अचानक से किया गया हमला कुछ काम नहीं आया, फिर भी उसे लगा कि वो ये लड़ाई जीत सकता है, तो सार्थक ने एक बार फिर से हमला करने की सोची। इस बार सार्थक ने अपनी सारी ताकत अपने हाथ में इकट्ठा करी और एक जबरदस्त मुक्का बनाया और रोमिल को जोर से दे मारा। ये रोमिल की उम्मीद से कहीं तेज हमला था और उसके पास अपने हार्डनिंग पावर का उपयोग करने का समय भी नहीं था। सार्थक का वार सीधा रोमिल के चेहरे पर लगा। मुझे लगता है कि इसने मेरा दांत तोड़ दिया। ये बच्चा कितना जोर से मारता है, रोमिल ने सोचा और उसे अब सार्थक की घड़ी पर दिखने वाले पावर लेवल पर शक होने लगा। सार्थक ने तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से एक और मुक्का बनाया और रोमिल के चेहरे के दूसरी तरफ दे मारा, लेकिन रोमिल ने इस हमले को पहले ही भांप लिया था और समय रहते अपना चेहरा सख्त कर लिया। जब सार्थक का मुक्का रोमिल के चेहरे पर लगा तो एक बार फिर सार्थक को ऐसा लगा जैसे वो किसी चट्टान से टकरा गया हो। तभी सार्थक को नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा हाथ टूट गया है, 7 आउट ऑफ 10 HP। सार्थक दर्द में चिल्लाता हुआ फिर पीछे हट गया। डैम इट। उसने सोचा, फिर से वही, अगर ये इसी तरह से अपने शरीर को सख्त करता जाएगा तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। सार्थक रोमिल से अब थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ और पैर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी सार्थक के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर रोमिल अपने शरीर को सख्त कर सकता है तो उसने इसे हर समय सख्त क्यों नहीं रखा। अगर उसने ऐसा किया होता तो सार्थक का पहला हमला भी उसे नहीं लगना चाहिए था। या तो उसे अपने शरीर को सख्त करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, या फिर वो एक हद तक ही ऐसा कर सकता है। क्या इसका मतलब ये था कि रोमिल एक समय में अपने शरीर के केवल एक हिस्से को ही सख्त कर सकता था? ये सार्थक की सिर्फ एक थियरी थी, लेकिन सार्थक के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।
और इसीलिए सार्थक ने एक तरकीब लगाई। सार्थक एक बार फिर से चिल्लाते हुए रोमिल के पास दौड़ता हुआ आया। आज मैं तेरे इस बदसूरत चेहरे पर मुक्का मारकर उसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। रोक सके तो रोक ले। रोमिल ने इतना सुनते ही अपना चेहरा फिर से सख्त कर लिया और इस बार तैयार खड़ा था। लेकिन आखिरी सेकंड में सार्थक ने अपना मुक्का किक में बदल दिया और रोमिल के पेट में एक जोरदार लात मार दी, जिससे रोमिल को बहुत दर्द हुआ और वो पेट पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। अरे वाह, ये तो काम कर गया। सार्थक ने फिर से यही चाल चलते हुए अपना घुटना रोमिल के पास जमीन पर रखा, जिससे रोमिल को लगे कि वो फिर से उसके पेट पर ही मारने वाला है। लेकिन सार्थक आखिरी सेकंड में रुक गया और रोमिल के सिर के पीछे एक मुक्का मार दिया। अब रोमिल धराशायी होकर जमीन पर लेट गया था। सार्थक ने रोमिल के सिर के पिछले हिस्से पर गर्दन पर अपनी कोहनी से फिर से एक और हमला किया और रोमिल को बेहोश कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें बताकर मारूंगा? जो मैं कहता हूं वो मैं बिल्कुल नहीं करता। सार्थक ने फिल्मी अंदाज में कहा। चुनौती पूरी हो चुकी है। 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। पावर लेवल का अंतर 1। 20 अतिरिक्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाते हैं। कुल 100 में से 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हुए। तुम एक्सपीरियंस पॉइंट्स की अधिकतम राशि तक पहुंच गए हो। क्या तुम अपना लेवल बढ़ाना चाहोगे? क्या मैं अपना लेवल बढ़ाना चाहूंगा? ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, सार्थक ने सोचा। हाँ, एक बार लेवल बढ़ जाने के बाद कोई भी परिवर्तन वापस नहीं बदला जाएगा। चेतावनी को नजरअंदाज करके सार्थक कहता है, किसे परवाह है? हाँ। बधाई हो, अब आपका पावर लेवल है 2। विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है। विकास? अचानक सार्थक की खुशी गायब हो जाती है और उसको अपने दिल में कुछ चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी रगों में खून बहुत तेजी से बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि सार्थक अपने घुटनों के बल गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। इस डर से कि कहीं कोई उसकी आवाज न सुन ले, सार्थक ने अपनी चीख को दबाने की और अपने आप पर काबू पाने की पूरी कोशिश करी। उसके पूरे शरीर में दर्द जारी रहा। उसका टूटा हुआ हाथ उसके पैरों के साथ साथ अपने आप ठीक होने लगा और फिर उसके दांतों में भी उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। सार्थक को लग रहा था कि उसे वो तेज दर्द घंटों से हो रहा है, लेकिन असल में वो दर्द सिर्फ 5 मिनट तक जारी रहा। तभी उसे एक और मैसेज आया। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक विकसित हो गए हैं। अब आप एक हाफलिंग हैं। सार्थक ने उन शब्दों पर ध्यान दिया जो सिस्टम ने उसे बताए थे, लेकिन इन शब्दों का सार्थक को कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसने पहले कभी हाफलिंग शब्द के बारे में नहीं सुना था। इसके बाद फिर सार्थक की स्क्रीन पर और भी मैसेज आने लगे। आपके स्टैट्स बढ़ गए हैं। एक नई स्किल अनलॉक की गई है। स्किल लेवल 1 ब्लड स्वाइप। ब्लड स्वाइप एक ऐसी स्किल जिसमें 5 मीटर की सीमा होती है। इसमें यूजर के हाथों से एनर्जी की एक लाल रंग की लाइन निकलेगी। स्किल का उपयोग करने के लिए यूजर को अपने खुद के खून का उपयोग करना होगा। हर ब्लड स्वाइप का उपयोग करने के बदले आपका 1 HP घटा दिया जाएगा। इससे पहले कि सार्थक के पास अपने बदले हुए स्टैट्स को समझने का समय होता, एक और मैसेज उसके सामने आया, जो उनमें से अब तक का सबसे चौंकाने वाला मैसेज था। तुम्हारी भूख और बढ़ रही है। अब तुम अपनी खून की जरूरत को दबा नहीं सकती। जब तक तुम इंसान का खून नहीं पी लेते, तब तक हर घंटे तुम्हारा 1 HP कम होता जाएगा। सार्थक ने अपने कदम पीछे लिए और जो हो रहा था उस सब को समझने में उसे 1 मिनट का समय लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी क्या पढ़ रहा है। उस आखिरी मैसेज को देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात आई, क्या मैं एक वैम्पायर हूं? हो सकता है कि सार्थक इस पूरे समय सिर्फ सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस मैसेज ने उसकी सोच को यकीन में बदल दिया था। किताब पढ़ने के बाद सार्थक को खुद पर शक तो हुआ था, लेकिन अब सारा माजरा साफ होता दिख रहा था। वो वैम्पायर वाली किताब से एक्सपीरियंस पॉइंट्स का मिलना, वो धूप में कमजोर होना, साफ नाइट विजन, लगातार भूख का लगना और ऊपर से अब तो ये सिस्टम भी उसे खून पीने को कह रहा था।
जब उससे सिस्टम ने कहा कि उसे खून पीना होगा नहीं तो वो मर जाएगा, तब सार्थक अपना मन नहीं बना पा रहा था। उसके अंदर की इंसानियत उसे जानवर बनने से रोक रही थी। सार्थक वहां खड़े होकर रोमिल को देख रहा था जो जमीन पर पड़ा हुआ था। सार्थक के मुंह में पानी आने लगा, उसकी लार टपकने लगी। उसने अपने मुंह में उफनते थूक को निगल लिया। किसी कारण से कोई चीज उसे रोमिल के शरीर की ओर खींच रही थी। सार्थक खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सार्थक रोमिल के दिल की धड़कन सुन पा रहा था। वो नीचे झुककर रोमिल की गर्दन के पास जाता है और अचानक उसने देखा कि रोमिल की नब्ज उसकी गर्दन पर उभरी हुई दिख रही है और वो जोर जोर से धड़क रही थी। उसकी रगों में बहता खून सार्थक को अपनी ओर खींच रहा था। सार्थक रोमिल के टूटे हुए दांत से बहते खून को सूंघ पा रहा था। उसे उस खून को देखकर नशा सा चढ़ने लगा था। बोनस चुनौती दी गई है। एक स्टैट पॉइंट हासिल करने के लिए अपने शिकार के खून का सेवन करें। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? सार्थक ने सोचा कि वो रोमिल को एक प्लेट पर रखे मांस के टुकड़े की तरह देख रहा है। सार्थक के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि कितना खून पीना होगा? अगर उसने रोमिल का खून पी लिया तो क्या रोमिल मर जाएगा? क्या रोमिल सार्थक की ही तरह एक वैम्पायर बन जाएगा? ऐसे ही कई सवाल थे जिनके जवाब उसे पता नहीं थे। निशिका ने किराना स्टोर छोड़ने के बाद से सार्थक का पीछा करना जारी रखा था। जब उसने सार्थक को रोमिल के पीछे जाते हुए देखा और उसे मास्क पकड़े हुए देखा तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि सार्थक क्या करने की योजना बना रहा है। सार्थक की नजरों से बचने के लिए निशिका ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए पेड़ों के बीच में छिपकर सब देखने की सोची। तभी उसने पेड़ के पीछे से पूरा मामला देखा। उसने देखा कि सार्थक ने मास्क लगाया हुआ था और रोमिल को जमीन पर पटक दिया था। लेकिन फिर वो सोच रही थी कि अब सार्थक क्या कर रहा है। कुछ पल पहले तो सार्थक जमीन पर घुटने टेक कर बैठा हुआ था जैसे कि वो बहुत दर्द में हो, और फिर अगले ही पल वो रोमिल को बहुत अजीब तरह से देख रहा था। फिर निशिका ने सार्थक को जमीन पर पड़े हुए रोमिल के मुंह के पास जाते देखा। उसने रोमिल के शरीर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया था। क्या? निशिका ने चौंकते हुए कहा, क्या ये लड़का दूसरे लड़के को किस करने जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ। सार्थक ने रोमिल को जमीन से उठाना जारी रखा और फिर उसे वापस नीचे रख दिया, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। डैम इट! फिल्मों में ये कितना आसान दिखता है, सार्थक ने कहा। किसी के शरीर में अपने दांत घुसाने का आइडिया ही बेकार है। बस बहुत हुआ, ये मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, अगर मैं इसकी गर्दन में अपने दांत ना गड़ाकर इसके हाथ में एक कट लगा दूं और उससे निकलते खून को चूस लूं तो शायद ये काम कर जाए। सार्थक अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। निशिका जो देख रही थी उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो साफ साफ देखने के लिए धीरे धीरे झाड़ियों के पास से आगे बढ़ती है। तभी अचानक गलती से उसका पैर नीचे सूखी टहनियों पर पड़ जाता है और एक आहट सुनाई देती है। क्या था ये? सार्थक आहट सुनकर चौकन्ना हो जाता है। वो आवाज की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस बात से घबराकर कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और कोई उसे देख लेगा, सार्थक जल्दबाजी में रोमिल के शरीर को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। निशिका सार्थक को वहां से जाते हुए देखती है और सोचती है कि सार्थक बिना कुछ करे ही वहां से क्यों निकल गया। ये सब क्या चल रहा था? सार्थक वापस स्कूल की तरफ जाने लगा और मास्क को वापस अपने शॉपिंग बैग में रख दिया। उसने देखा कि उसने जो आइसक्रीम खरीदी थी वो अब पिघल गई थी, लेकिन किसी कारण से जब उसने उसे देखा तो वो अब खाने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सार्थक को अभी भी भूख लग रही थी। वो जानता था कि ये खाना खाने से शांत नहीं होगी। उसे पता नहीं था कि वो अपनी भूख को कब तक रोक पाएगा। जब सार्थक स्कूल वापस आ गया तो उसने सबसे पहले टॉयलेट के पास रुकने का फैसला किया। सार्थक खुद को आईने में देख रहा था कि कहीं उसमें कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सार्थक पहले जैसा ही दिख रहा था। फिर सार्थक ने अपने होठों को ऊपर उठाया ताकि वो अपने दांतों को बेहतर ढंग से देख सके, लेकिन उसे अपने दांतों में भी कोई फर्क नजर नहीं आया। हाँ, चलो अच्छा है, कम से कम मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है।
लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उस समय मेरे दांतों में दर्द क्यों हुआ था। सार्थक ने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलकर देखने की सोची कि विकास के बाद उसके स्टैट्स में क्या बदलाव आए हैं। नाम सार्थक गुप्ता, रेस हाफलिंग, HP 15 आउट ऑफ 15, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 50 आउट ऑफ 200, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, स्टेमिना 10, विशेष पॉइंट्स उपलब्ध हैं 1। ऐसा लग रहा था कि सार्थक के स्वास्थ्य में 50% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि बाकी सारे स्टैट्स जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं। ईमानदारी से कहें तो सार्थक इस बात से काफी परेशान था। उसके दिमाग में अपने स्टैट्स देखकर सबसे पहले जो ख्याल आया था वो था कि ये कैसा विकास है। लेकिन एक चीज थी जो नई थी। वो अपने स्टेटस स्क्रीन में सबसे नीचे देख सकता था कि उसे एक अलग से विशेष पॉइंट मिला है। क्या सार्थक अपनी खून की भूख को मिटा पाएगा? कौन होगा उसकी भूख का शिकार? ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा हटेगा। जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी। जब सार्थक ने स्टेटस स्क्रीन पर गौर से देखा तो उसने पाया कि उसे एक विशेष पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना में से किसी एक को बढ़ाने की अनुमति थी। वो इनमें से किसी में भी ये विशेष पॉइंट जोड़ सकता था। सार्थक ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और अपनी एजिलिटी में एक पॉइंट जोड़ने का फैसला किया। एजिलिटी 11। हालांकि सार्थक उस विशेष पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था, और वो इसलिए कि कभी वो रोमिल जैसे किसी ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने आ जाए तो वो स्ट्रेंथ की मदद से कम उससे लड़ तो सके। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो इस तरह की लड़ाई तो किसी अच्छे जीव हथियार से भी लड़ सकता है, तो क्यों बिना मतलब 1 स्टैट पॉइंट को बर्बाद करें। अभी के लिए जो सार्थक चाहता था वो था एक शातिर हत्यारे की तरह तेज और फुर्तीला होना। सार्थक ने सोचा कि आखिर क्या कारण था कि सिस्टम ने उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने उसे एक अतिरिक्त चुनौती भी दी थी। वो ये थी कि उसे अपने शिकार का खून पीना है। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसे एक और स्टैट पॉइंट मिल जाता। इस तरीके से अब तक सार्थक अतिरिक्त 2 स्टैट पॉइंट पाने में सफल हो सकता था, जबकि लेवलिंग अप से उसे केवल एक ही पॉइंट मिला था। उसे लगा कि अगर वो ज्यादा ताकतवर होना चाहता है तो यही सबसे तेज तरीका हो सकता है। इस बात को पक्का करने के लिए सबसे पहले तो उसे सिस्टम पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। उसके पास अब एक दिशा थी, और ये बात वो अब अच्छे से जानता था कि उसका सिस्टम एक वैम्पायर के समान है। सार्थक के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो वैम्पायर के बारे में और जानेगा, उनके तौर तरीके समझ लेगा, तो शायद वो ये पता लगा पाएगा कि क्या खून पीने का और भी कोई तरीका है। ये सोचते सोचते सार्थक अपने कमरे में चला जाता है। वहां पहुंच के उसने देखा कि अर्जुन और प्रखर एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रखर उस शक्ति ग्रंथ को सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था जो मिलिट्री ने उसे दी थी, जबकि अर्जुन उसे सीखने में मदद कर रहा था। जब सार्थक कमरे में आया तो अर्जुन और प्रखर ने उसे देखकर पूछा, कहां थे तुम? इतनी देर क्यों हो गई? हमें लगा कि तुम कहीं खो गए होगे। अर्जुन ने सार्थक से चिंतित होकर पूछा, नहीं, मैं खोया नहीं था, बस थोड़ा सा शहर घूमने निकला था। सार्थक ने जवाब दिया, शहर घूमकर मैं बहुत थक गया हूं, चलो मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? शायद हमें भी आज का दिन खत्म करना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। प्रखर भी अब थक चुका था। उसने भी सार्थक की बात पर हामी भरते हुए कहा। अर्जुन ने भी प्रखर की बात मान ली। इतना कहकर वो तीनों ने लाइट बुझा दी और सोने चले गए, सिवाय एक को छोड़कर। सार्थक सो नहीं पा रहा था। उसके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा था और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद आखिरकार वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन जब सार्थक सोकर उठा तो दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था, उसका बदन टूट रहा था और उसके होश उड़े हुए थे। सार्थक ने जो सबसे पहला काम किया वो था अपने सिस्टम को खोलकर देखना। 10 घंटे बीत चुके हैं, तुम्हारी भूख बढ़ रही है, तुम खो चुके हो 10 HP 5 आउट ऑफ 15। तुम्हारा HP हर घंटे कम होता रहेगा। ये बहुत बुरा था। सार्थक ने आखिरकार महसूस किया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता निकालने का समय भी नहीं था। उसे इंसानी खून पीने की सख्त जरूरत थी
और उसके पास अब बस अगले 5 घंटे ही बचे थे, जिसमें उसे किसी भी हालत में इंसान का खून पीना था। भले ही सार्थक ने अपने एचपी का 2/3 हिस्सा खो दिया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे चोट लगी है या वो मरने वाला है। सूर्य के नीचे खड़ा होने पर भी उसे कुछ अलग तरह का एहसास होता था। ये एहसास पहले हो चुके बाकी सभी एहसास से अलग था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सभी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। अरे सार्थक, क्या तुम ठीक हो यार? अर्जुन ने सार्थक को परेशान और सदमे में देखकर पूछा। अब हाँ, मैं ठीक हूं, मुझे अभी कहीं जाना है। सार्थक घबराकर इतना कहते हुए कमरे से बाहर निकला और कैंटीन की ओर चला गया। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका सार्थक ने गलत अनुमान लगाया था। हालांकि सिस्टम ने उसे बताया था कि वो हर घंटे 1 एचपी खो देगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। सार्थक की प्लानिंग के हिसाब से उसने केवल 5 घंटे सोने की योजना बनाई थी, क्योंकि कल रात की लड़ाई के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया था। इस तरह की प्लानिंग से उसके पास क्लास शुरू होने से पहले कम से कम 10 घंटे और सुबह के कुछ घंटे हाथ में होंगे। सार्थक ने मन ही मन कैलकुलेट करना शुरू किया कि उसके पास अब कितना समय बचा है। नाश्ता एक बहुत बड़ी जरूरत थी जो 8 से 9 बजे तक चलता था। फिर 12 बजे तक क्लासेस चलती थी और फिर उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम होता था। इसका मतलब यह था कि सार्थक के पास 4 घंटे और थे और इन 4 घंटों में उसे स्कूल में ही रहना जरूरी था। बेशक उसके पास हमेशा स्किप करने का ऑप्शन था, लेकिन यह आम स्कूल की तरह नहीं था। यदि किसी ने स्कूल के नियम तोड़कर क्लासेस अटेंड नहीं करी और बंक करने की कोशिश करी तो मिलिट्री वाले उसको ढूंढ निकालते थे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देते थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो वैसे भी मरने ही वाला था। सार्थक कैंटीन जाता है और खाने की लाइन में खड़ा हो जाता है। खाना परोसते हुए वो गहरी सांस ले रहा था और धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर और बाहर कर रहा था। इस तरीके से वो खुद को शांत रख पा रहा था और उसे अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों को समझ पाने में मदद हो रही थी। वो कैंटीन के दूसरी तरफ से लोगों की बातचीत साफ साफ सुन सकता था। रसोई में बर्तनों की उठापटक, कढ़ाई पर चम्मच बजने की आवाज, चूल्हे पर रखा उबलता हुआ पानी, सार्थक को सब साफ साफ सुनाई दे रहा था, जैसे ये सब उसके पास ही हो रहा हो। धीरे धीरे सार्थक को समझ आ रहा था कि इन सभी आवाजों को कैसे नजरअंदाज किया जाए और अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए। तभी कैंटीन में रोमिल आता हुआ दिखाई देता है। कल की लड़ाई से उसके शरीर पर कोई निशान नहीं दिख रहे थे। वो एकदम ठीक लग रहा था। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि वो मेडिकल सेंटर में पूरी तरह से ठीक होकर आया हो, लेकिन कल के हादसे के बाद से वो बहुत ही खराब मूड में लग रहा था। जैसे ही उसने सार्थक को देखा, उसे अपनी सारी दबी हुई भड़ास को दूर करने का मौका मिल गया। रोमिल उन सभी लेवल 1 वाले छात्रों को नजरअंदाज करके सबसे आगे निकल गया जो खाने की लाइन में खड़े हुए थे और उस जगह पर पहुंच गया जहां सार्थक खड़ा हुआ था। ओए मच्छर, अगर मैं तेरे सामने लाइन काट कर खड़ा हो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम? रोमिल ने सार्थक को पूछा, लेकिन सार्थक अपने दिमाग में चल रही आवाजों को सुनने की कोशिश में बहुत व्यस्त था। उसका ध्यान रोमिल की बातों पर नहीं गया। अबे ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। इस बार रोमिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? आज के दिन मुझसे पंगा लेने का नहीं। रोमिल ने सार्थक के हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा और उस पर नंबर पावर लेवल 1 दिखाई दे रहा था। तुरंत ही रोमिल को कल रात की लड़ाई की बुरी यादें दिमाग में आने लग गई। रोमिल इतना गुस्से में आ गया था कि वो कल रात वाले इंसान को मार डालना चाहता था। तू अपने आप को समझता क्या है? रोमिल ने सार्थक को कॉलर से पकड़ लिया और धमकाते हुए बोला। लेकिन उस पल में रोमिल का चेहरा सार्थक के बहुत ज्यादा करीब था, बिल्कुल कल रात की तरह। रोमिल इतना नजदीक आ चुका था कि सार्थक उसके दिल की धड़कन को साफ साफ सुन सकता था। वो रोमिल के हाथों और मसल्स में बहते खून को भी महसूस कर सकता था। कुछ तो था जिसने सार्थक के शरीर पर एकाएक कब्जा कर लिया था और उसने तुरंत रोमिल के हाथ को अपने कॉलर से दूर झटक दिया और उसे धक्का मार दिया, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर गए। सार्थक अब रोमिल के ऊपर चढ़कर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से रोमिल को नीचे की ओर दबाकर उसे चित कर दिया। मुझसे दूर रहो, पागल जानवर, रोमिल ने गुस्से में कहा।
लेकिन जब रोमिल ने सार्थक पर हावी होने और अपने हाथ उठाने की कोशिश की तो वो उसे हिला भी नहीं पाया। इस सिचुएशन में उसकी कड़क होने की शक्ति भी बेकार हो गई थी। रोमिल की शक्ति ने सिर्फ उसकी त्वचा को कड़क किया, उस शक्ति ने उसे और ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया। तभी सार्थक को अपने मुंह से कुछ निकलता हुआ महसूस होने लगा। सार्थक ने अपना सिर रोमिल की गर्दन से कुछ ही इंच की दूरी पर रखा और उसे काटने को तैयार हो गया। जैसे ही सार्थक ने अपना मुंह खोला, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया है और उसे रोमिल से दूर करके लाइन में खड़े बाकी लोगों की ओर फेंक दिया है। आज के बाद मेरे किसी भी लड़के को छूने की हिम्मत मत करना, सैम ने कहा। सैम अपनी उम्र के हिसाब से हट्टा कट्टा और बड़े मैस्कुलर बिल्ड वाला एक गंजा लड़का था। वो एक लड़के की तरह नहीं बल्कि एक गंजे खूंखार आदमी की तरह दिखता था। थैंक यू सैम। रोमिल हाफता हुआ पसीने से तरबतर होकर जमीन से उठ खड़ा हुआ और सार्थक की तरफ देखते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा लड़के। जैसे ही सैम ने एक कदम आगे बढ़ाया, अर्जुन और प्रखर साथ में सार्थक के सामने आकर खड़े हो गए। क्या तुम सच में कोई प्रॉब्लम चाहते हो? अर्जुन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर अपना पावर लेवल 5 दिखाने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा। सच तो यह था, अर्जुन सैम को केवल झांसा दे रहा था। अर्जुन की शक्ति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि उसने किस शक्ति की नकल की है, और अभी उसके पास प्रखर की लेवल 1 वाली पृथ्वी की शक्ति ही थी। अगर अर्जुन अभी यहां लड़ाई में उतरता तो इस बात पर कोई शक नहीं था कि कौन जीतेगा। लेकिन अर्जुन की तरकीब काम करती दिख रही थी, क्योंकि सैम लेवल 5 देखकर डर गया और उसने पीछे हटने का और रोमिल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि रोमिल वहां से निकले, उसने सार्थक की तरफ देखा और उसको बिल्कुल वैसा ही इशारा किया जैसा सार्थक ने उसे उसकी पहली मुलाकात के वक्त किया था। रोमिल ने अपने हाथ से गर्दन पर अंगूठा रखकर सिर काटने का इशारा करते हुए सार्थक को चेतावनी दी। शुक्र है भगवान का, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह काम कर गया, प्रखर ने अर्जुन की तरफ खुशी से देखते हुए कहा। प्रखर को अर्जुन के झूठ के बारे में पता था। कैंटीन की घटना खत्म होने के बाद सार्थक को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी। वो समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर या स्कूल का कोई भी सदस्य किसी के झगड़े में दखल नहीं देगा। कैंटीन में कमरे के हर कोने में कई गार्ड खड़े थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपनी जगह छोड़कर मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया। सबके खाना खाने के बाद बच्चों के लिए उनकी सुबह की क्लासेस में जाने का समय हो गया था, लेकिन सार्थक किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ क्लास के बीच में खुद को शांत करने की कोशिश कर सकता था और अपने एचपी को धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देख सकता था। नीचे गिरता हुआ एचपी अब उसे पागल कर रहा था। सार्थक सोच रहा था कि काश उसने कल रात ही रोमिल की गर्दन में काट लिया होता और थोड़ा खून पी लिया होता। क्या होगा सार्थक के साथ? क्या वो एचपी खत्म होने से पहले किसी का खून पी पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टर।